सभी का स्वागत है यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। आज हम यहाँ कोई सेशन की बात करने नहीं आए हैं। आज मैं आपको किसी से मिलाने जा रहा हूँ। वो उनका नाम है सोनम दीक्षित, जिन्होंने अभी री एग्जामिनेशन में, जिसको हम जून 2024 का अटेम्प्ट बोल रहे हैं, और बहुत सिचुएशन ऐसी रही है जून अटेम्प्ट में, आपने देखा होगा ऊपर नीचे साइन वेव में ग्राफ चला है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत तकड़ा झंडे गाड़ दिए हैं और जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो प्लीज वेलकम सब लोग, एक बार सोनम दीक्षित का स्वागत करो। सोनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको, पहले तो ये बता दो एक बार। ग्रेटफुल कि फाइनली हार्ड वर्क पे किया, वो भी इतने लॉन्ग टाइम के बाद, इतना स्ट्रगल हुआ जून में। फिर 2 दिन के बाद ये बोलना कि री एग्जाम होगा। फिर माइंड को फिर से उसी वे में प्रिपेयर करना कि नहीं करेंगे दोबारा। फिर हम्म। हम लोगों का तो हिंदी था, तो हम लोगों की डेट कैंसिल होके एक दिन आगे बढ़ा दी। फिर ऐसा लगने लगा क्या होगा। फिर हम्म। कई सेंटर पे एग्जाम कैंसिल हुए। फिर लगा कि 4 को उनके री एग्जाम होंगे। फिर फाइनली रिजल्ट भी 1.5 महीने लेट हुआ। और आखिरकार 17 तारीख को फाइनली रिजल्ट आउट हुआ और सेटिस्फेक्शन हुआ पूरा कि जो भी हुआ अच्छा हुआ फाइनली। हमें भी बहुत वैसी सिचुएशन चल रही थी, बिकॉज आंसर की तो 2-4 दिन के बाद ही आ गई थी, लेकिन रिजल्ट आने में इतना टाइम लग रहा था। उससे पहले सीएसआईआर का रिजल्ट भी आ गया था, तो हमें लग रहा था रिजल्ट कब आएगा कब आएगा, और एक ट्वीट भी उससे पहले वायरल हो रहा था। इस सेशन के जरिए सोनम, हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आपने कैसे जेआरएफ निकाला है। एक बार आप अपना परसेंटाइल भी बता दो और अपना सब्जेक्ट भी बता दो, सो दैट स्टूडेंट्स कनेक्ट कर पाए आपसे। सर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जो था अपना दिसंबर में दिया था 2023 में। नेट में ओके। मेरा हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट था। तो मेरा उस टाइम नेट मेरा 2 मार्क्स से रहा था। मैंने सेल्फ स्टडी की है, पूरी सेल्फ फोकस, यूट्यूब फ्री क्लासेस। बाकी मैंने टेस्ट सीरीज के लिए अड्डा और इन सब का लिया। बाकी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, उस टाइम नेट 2 मार्क्स से रहा। फिर मैंने ये जून वाला दिया जो मेरा 202 मार्क्स से क्लियर हुआ है। फर्स्ट फर्स्ट पेपर के लिए मैंने ज्यादातर यूट्यूब ही लिया। खासकर अड्डा में भी मैंने डीआई की क्लासेस जो थी अड्डा से ही ली थी। यूट्यूब की जो फ्री थे वो वीडियो ली थी। और बाकी सब मैंने नोट्स बनाए, हैंडमेड नोट्स, और बुक ली थी एक, उसी के ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाए। और पीवाईक्यू थे वो मैंने किए डन। और हिंदी लिटरेचर के लिए मैंने दृष्टि की बुक ली थी, उसके अलावा सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक ली थी वो क्विक रिवीजन के लिए। और बाकी सब जो यूनिट 5 से लेकर 10 तक की थी वो टेक्स्ट मैंने सेल्फ पढ़े थे। नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, ये सब मैंने सेल्फ पढ़े थे और उनकी हैंडमेड नोट्स बनाई थी। ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो की रहती है कि रिवीजन रिवीजन किया। हम्म। देन फिर मैंने टेक्स्ट सीरीज स्टार्ट की अपनी, जिनमें मुझे ऐसा लगा कि शायद टेक्स्ट बुक्स में इतने अच्छा स्कोर आ रहा था, सभी में मेरा स्कोर अच्छा ही जा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, शायद हार्ड थोड़ी ट्राई की जाए। तो फिर मैंने अड्डा की ट्राई की, उसमें भी अच्छा हुआ। तो मुझे कहीं ना कहीं आने लगा कॉन्फिडेंस कि नहीं हो जाएगा मेरा। तो इसी तरीके से फिर रिवीजन करती गई, जहां मुझे ऐसा लगता था कि नहीं ये क्वेश्चन गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, तो वो सेक्शन फिर मैंने बार बार रिवीजन किया। देन ठीक है, सुनो, और मैं लगातार आपसे, वो मैंने लगातार लगा। ठीक है, मैं आपसे एक थोड़ी सी बात, छोटी सी बात करना चाहता हूँ। जो बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं टेलीग्राम पे। पहले तो आप ये बता दो कि आपने पेपर वन में कितने अटेम्प्ट किए थे और कितने नंबर आए हैं, सो दैट फिर हम आगे बढ़े, थोड़ा पेपर वन पे बात करते हैं, बिकॉज वो सर थोड़ा सा डायनेमिक हो पेपर गया है। हाँ सर, पेपर वन में मैंने तो 50 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए थे, लेकिन ठीक मेरे है। 30 सही हुए। क्योंकि रिवीजन का टाइम था, तो फिर मैंने बोला जितना हो सकेगा उतना, क्योंकि मेरा पेपर 2 में लगभग सही था, इस वजह से मैंने उसमें केवल 30 क्वेश्चन ही मेरे सही गए। ठीक है, आपके शिफ्ट में जो हिंदी का शिफ्ट था, उसमें डीआई का क्या लेवल था, मैथ्स का क्या लेवल था, एलआर का क्या लेवल था, स्पेशली पेपर वन में पूछ रहा हूँ मैं, बिकॉज पेपर टू में ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहता है। पेपर वन में बहुत सारे स्टूडेंट के 30 नंबर आ रहे हैं, 35 नंबर आ रहे हैं, ये तक भी अभी सिनेरियो बन रहा है। तो आप पहले डीआई का बता दो मेरे को, क्या लेवल था आपका। सर डीआई इवन पेपर वन पूरा टफ था। ऐसा लग रहा था यार ये क्या हो रहा है, मतलब क्यों ऐसा। लेकिन ये था कि सॉल्व कर रहे हैं, आंसर बन भी रहे थे, कई बार पॉइंट में नहीं जा रहा था। तो फिर लास्ट में जाके नहीं किया अब एलिमिनेशन, बहुत, क्योंकि उस टाइम इतना प्रेशर हो रहा था कि अब नहीं बने, क्योंकि मैंने पेपर सेकंड अटेम्प्ट कर लिया, मैं उसके बाद पेपर फर्स्ट किया। तो ओके। जो फिर पॉइंट में भी आंसर जा रहे थे उसके बाद भी मैंने टिक मार्क किए। बाकी पेपर फर्स्ट टफ था, बोल सकते हैं इजी नहीं था। पीवाईक्यू में से शायद ही 5-6 क्वेश्चन मुश्किल से, मुझे तो हाँ ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा जो मैंने हैंड टू हैंड पढ़ा हो, हैंड टू हैंड देखने को मिल गया हो। मतलब बहुत
भयंकर लेवल था। मुझे ऐसा वहां देख के ही लग गया था ये डिसाइड करेगा कि किसका जीआरएफ होगा, किसका जीआरएफ नहीं होगा। बिल्कुल। तो बाकी ये था कि मैं भी यही बोलता हूँ अभी स्टूडेंट्स को कि किसी किसी मतलब बहुत सारे अभी तो मैसेज मेरे पास इतने सारे आ रहे हैं टेलीग्राम पे कि सर मेरा .2 से जेआरएफ रह गया है और ओनली पीएचडी और नेट वाले में अभी एडमिशन हुआ है। तो अब ये जो सिनेरियो है ना, ये सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं है, बहुत सारा स्टूडेंट के ऐसे मैसेज आ रहे हैं। और मैं उनको यही बोलता हूँ कि जो आपने एलआर मैथ्स और डीआई छोड़ा हुआ है या आपने तुक्के मारे हैं वहां पे, वो अब सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। ये सिर्फ आप नेट क्वालिफाई कर रहे हो, जेआरएफ तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अगर आप डीआई में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर दोगे तो वो 10 नंबर कितने लाखों लोगों से आगे आपको आगे कर देंगे, वो आपको पता भी नहीं है। वो आपको तब पता चलता है जब आपका स्कोर कार्ड रिलीज हो जाता है। मेरा एक सोनम एक यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी है। पहली तो बात आप ये बताओ कि टाइम मैनेज कैसे किया आपने दोनों के बीच में, पेपर 1 और पेपर 2 के, बिकॉज पेपर 1 भी इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 भी इंपॉर्टेंट है। और दोनों में नंबर कैसे खींच सकते हैं हम, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब पढ़ रहे होते हैं तब कैसे दोनों में सामंजस्य बिठाएं कि हाँ दोनों की तैयारी एक साथ कवर अप हो सके। सर इसके लिए मैंने ये किया, जैसे कि मेरा पेपर की टाइमिंग ये था कि मैंने इतने मॉक लगाए थे कि मुझे था कि अगर मुझे पेपर से अपना मतलब 120 में खत्म करना है, उसके बाद नहीं भी हो तो मुझे अपने फर्स्ट पे शिफ्ट आउट करना है, छोड़ के ही करना पड़ेगा। क्योंकि हम्म। ऐसा नहीं कर सकती कि उसको फिनिश करूं फिर उधर जाऊं। 120 मैंने करंट अपना सेकंड को दिया, उसके बाद उसके क्वेश्चन रह गए थे कुछ, पर मैंने बोला नहीं पहले फर्स्ट, उसके बाद मैंने फर्स्ट पे शिफ्ट किया। जितने उसके हो गए, फिर मुझे जैसे डीआई और एलआर था ना, इसमें टाइम लगता है, तो फिर हम्म। मैं पेपर सेकंड और फिर से गई। तो जो क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा था इनमें थोड़ा एलिमिनेशन से होगा, तो वहां फिर मैं एलिमिनेशन किया। फिर पेपर लास्ट में मैंने जो डीआई जितने उतना मैंने निकाल के एलिमिनेशन करके वहां किया। और स्टडी ड्यूरेशन में मैं ऐसा करती थी कि जैसे मेरा टाइम था, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन की थी मैंने, सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक रहता था, फिर शाम को 8:30 बजे से 10, 10:30, 11 बजे तक रहता था। तो मैंने ना टॉपिक वाइज डे डिवाइड कर लिए थे कि मुझे ये यूनिट इस दिन पढ़नी है। और इसमें ये टॉपिक अगर मेरे रह जाते हैं तो मैं दूसरे दिन कैसे कवर करूंगी। मतलब अगर मेरे को 2 यूनिट मैं लेकर चली थी पेपर फर्स्ट की, 2 यूनिट मेरे को एक दिन में कवर करनी है। और तो एक दिन मैं वो पढ़ती थी, दूसरे दिन उसका रिवीजन करती थी। तो जिस दिन रिवीजन करती थी उस दिन उसके पीवाईक्यू भी लगा लेती थी मैं। तो वेरी वो गुड। क्या मेरा रिवीजन हो जाता, तो मेरे को इतना गलती लगती थी, फिर नेक्स्ट वीकेंड जब भी उसका टर्न आता तो मैं ना एक कॉपी बना ली थी छोटी सी, उसमें लिख लेती थी कि गलती कहाँ हो रही है, कहाँ क्या मिस्टेक है। तो फिर मैं उस हिसाब से नेक्स्ट वही देखती थी कि हाँ ये गलती हुई है, तो फिर मैं उसको सही करने की कोशिश करती थी। तो यही मैं बट ये सोनम, है कि हाँ जी, मैं यही जैसे बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि आपको ना टारगेट सेट करना पड़ेगा कि पर डे में कितनी यूनिट खत्म कर रहा हूँ, वरना तो आप 10 यूनिट में घूम जाओगे पेपर 1 की, और पेपर 2 की अलग 10 यूनिट है, तो 20 यूनिट को सर कवर वो कर बहुत इम्पॉसिबल होगा। पॉसिबल हम्म। बहुत। और सर सब हिंदी का सिलेबस इतना वास्ट है, आपको उसमें एक बुक दो बुक नहीं पढ़नी, उपन्यास ही उसमें अकेले 13 है, कहाँ तक करेक्ट, पढ़ेगा। करेक्ट, करेक्ट, वही मैं कह रहा हूँ, आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा कि अगर मेरे को पेपर 2 की आज 1 यूनिट के आसपास आधा परसेंट खत्म करना है, मान लो 50% मैं आज खत्म करूंगा, तो वो आपको खत्म करके ही सोना है। वो कैसे खत्म होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यस जेआरएफ सर। आपको पता है कि 1% है, लगभग 1% से भी कम अब के तो सिलेक्ट हुए हैं, 0.7% के आसपास डेटा आ रहा है जो एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया है। अगर आपको 0.7% में आना है, सोचो, तो अब आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कितना मेरे को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इतने इजीली भी चीजें आसानी से नहीं मिलती है ना। कि कुछ ऐसा नहीं कि सिल्वर स्पून है, आपने कुछ 1-2 महीने की मेहनत की हो जाएगा, तपस्या करनी पड़ेगी जैसे सोनम ने किया। और मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने प्रिपरेशन से एग्जाम से पहले कितने मॉक दे दिए होंगे, पेपर 1 के या पेपर 2 के, अलग अलग दिए, कंबाइंड दिए, कैसे दिए, कितने टोटल मॉक दिए होंगे लगभग। सर एक साथ मुझे कहीं पर अवेलेबल नहीं थे, लेकिन नहीं मिल पाए तो फिर मैंने अलग अलग किए। लेकिन मैंने कम से कम, मैं बोल रही हूँ, डेली 2 दिन छोड़ के एक मुहूर्त था, 30, 35, 40, मतलब कंटिन्यू। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं टाइम वेस्ट ना कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं ये टाइम वेस्ट नहीं है, मुझे देना पड़ेगा। क्योंकि मेरा जब दिसंबर में हुआ था ना, तो मुझे ये रियलाइज हो गया था कि मेरा मॉक की वजह से रहा है, दिसंबर में मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। तो हम्म। अब भी कंटिन्यू किया, तो मुझे लगा कि नहीं ये वर्थ इट है, आपको 2 दिन में एक दिन निकाल, मतलब 3 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे मॉक के लिए। वो वेस्ट नहीं है, वो आपको पता चलेगा जब आप पेपर देकर आओगे कि सही था, हमने दिया और मिला।
हाँ, तो मैं यही बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि जिसकी भी तैयारी, जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट जैसे जिनका 2 नंबर से 4 नंबर से जेआरएफ रह गया है, तो सिचुएशन बस वही बन रही है कि एक दो क्वेश्चंस आपने इधर उधर स्किप किए हैं या छोड़ दिए हैं, गलत कर दिए हैं, जैसा भी सिचुएशन अभी बनी है, उसको सेल थ्रू करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। कहीं जैसे आप एलआर में मैथ्स में गड़बड़ कर देते हो, बिकॉज थ्योरी में ऑलमोस्ट सब सेम ही कर रहे हैं। दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि किसी का तो मैथ्स 10th में छूट जाता है ना, मोस्टली तो ऐसे स्टूडेंट होंगे। कॉमर्स वाले का मैं मान सकता हूँ थोड़ा बहुत उनका मैथ ठीक होगा, बट उनका लेवल अलग बन जाता है क्योंकि अच्छा डीआई पूछा जाता है वहां भी। और बट अभी सिचुएशन और चेंज हो गई है कि हिंदी लिटरेचर में या इंग्लिश लिटरेचर या बाकी थ्योरी वाले जितने सब्जेक्ट हैं हमारे पास, उनमें भी डीआई का लेवल अच्छा खासा आ रहा है ना। मैंने देख लिए हैं सारे शिफ्ट, अभी 2024 के री एग्जामिनेशन वाले सारे शिफ्ट देखे हैं मैंने। उसमें जो लेवल आ रहा है बहुत अच्छा पूछा जा रहा है, मतलब इवन बैंक के मेंस का डीआई उठ के आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, और वो इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि बिकॉज उनको एलिमिनेशन चाहिए। एनटीए को, यूजीसी को आपको एलिमिनेट करना है कि आप एलिमिनेट हो जाओ। बट वहीं ये एक कंडीशन राइज होती है कि आप सेल थ्रू कर पाओगे या नहीं। वो बेस्ड होता है आपका एलआरडीआई मैथ्स के ऊपर, पेपर 1 कितना सॉलिड है। बिकॉज जिनका पेपर 1 सॉलिड हुआ है, जिससे भी अभी तक मेरी बात हुई है, जिनसे भी पर्सनली भी हुई है, टेलीग्राम के थ्रू भी हुई है, उनका पेपर 1 में स्कोर ठीक ठाक है ना। 60 नंबर कोई बुरा नहीं होता है, आपका जैसा 60 नंबर स्कोर है। बट बाकियों का, जिनों का नहीं हुआ है क्लियर, है ना, उनका बहुत कम स्कोर है पेपर 1 में। वो एक महीने में सोनम करके चले गए हैं ऐसे ही पढ़ के, और एक महीने में आपको पता है कोई पेपर 1 तो नहीं अच्छा कर पाएगा ऑब्वियसली। तो पहली तो बात मैं आपको बधाई देता हूँ दोबारा से। और एक बार ये और बता दो मेरे को कि फैमिली का क्या रिएक्शन रहा जब आपने रिजल्ट देखा, और रिजल्ट देखा कैसे, कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे, ये बताओ। सर मैं अभी बाकी काफी टाइम से घर ही थी, तो वेट कर रही थी रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा। मैं इंदौर पढ़ती हूँ, मेरा मास्टर अभी कंप्लीट हुआ है। तो फिर हम्म। पापा बोले तेरा रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक तू इंदौर नहीं जाएगी। मैंने बोला ऐसा थोड़ी होता है, कि बोले नहीं तू जा एक बार। तो मैं अभी आई, 2 दिन से वेट कर रही थी। मैं मेरी रूममेट खाना खा रहे थे, तो मैं उसको बोल रही थी कि कल रिजल्ट आने वाला है, तो बोले कि नहीं मैं तेरे लिए प्रे करूंगी, तेरा हो जाएगा ऐसा करके। फिर इतने में मेरे भाई का कॉल आ गया, रिजल्ट आ गया, तू परसेंटाइल तो सुन, कट ऑफ तो सुन। मैंने कि नहीं मेरे को कुछ नहीं सुनना, मैं रिजल्ट देखूंगी तब बात करूंगी। तो मैं जो भगवान से प्रे करके कि आप देख लेना, बस वो रिजल्ट देखा, बस सबसे पहले वो जेआरएफ एंड नेट क्वालिफाइड, तो बस असिस्टेंट। तो वो रिएक्शन ही अलग था। फिर भाई को फोन किया, भाई का बहुत सपोर्ट रहा, मेरे रूममेट का बहुत सपोर्ट रहा। तो फिर पापा को मम्मी को सबको ऐसा कॉल करके कि हाँ हो गया हो गया। मम्मी को बहुत चिंता थी, क्योंकि काफी टाइम हो गया था ना। तो वो हम्म। यही कि होगा कि नहीं होगा, और आंसर की आई थी तो कंफर्म था, बट कट ऑफ जितना गया ना उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी बात हो गई कि हो गया, क्योंकि इतना कट ऑफ बहुत ज्यादा लग रहा है। 200 के पार कट ऑफ मुझे और ऐसा लग सोनम, रहा मैं है। बताऊं आपको, हर एक सब्जेक्ट में यही स्कोर बन रहा है लगभग, जो कट ऑफ का सीन बन रहा है ना, सिनेरियो 200 प्लस ही जा रही है लगभग, है ना। बिकॉज पेपर मतलब मॉडरेट होने के बाद भी कट ऑफ बढ़ गया है ना। मेरे को एक चीज और पूछनी है, जो बच्चे अभी मेरे को पूछ भी रहे हैं कि सर जो हमने हमारी आंसर की आई थी, फाइनल आंसर की, जब ना हमने मार्क्स मिलाए और उसके बाद जब रिजल्ट आया, स्कोर कार्ड रिलीज हुआ, क्या उसमें डिफरेंस देखने को मिला सोनम आपको? नहीं सर, मेरे को कोई डिफरेंस नजर नहीं आया, बट ये हुआ था लास्ट टाइम, फर्स्ट टाइम मैं इतना हड़बड़ा गई थी कि मैंने जो क्वेश्चन नंबर से चेक कर लिए थे, तो मैं क्यों नहीं ओनली 35 गए। फिर क्वेश्चन आईडी से चेक किए तो मेरे 100 उस टाइम सही गए थे। तीन मेरे को प्रॉपर डाउट में थे कि ये तीन क्वेश्चन डाउट ही जाएंगे, क्योंकि मेरे को एंड टू एंड पढ़ के गई थी मैं। तो फर्स्ट पेपर में से तो एक भी क्वेश्चन नहीं गया, सेकंड में से मेरे को तीन डाउट में थे और वो चले गए। मेरे 100 उस टाइम भी आ रहे थे आंसर की, मैं रिजल्ट आया तब भी। बस वो एक क्वेश्चन शायद गिनने में गड़बड़ी हुई या कहीं हुई, वो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, बाकी मैं प्रॉपर जितने काउंट किए थे मैं उतने ही आए। हाँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं मेरे को मैसेज करके कि सर मेरे 10 नंबर कम हो गए। वो मैं उनको बोल भी रहा हूँ, बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइजेशन जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हुआ होगा, नॉर्मलाइजेशन की वजह से जिसकी शिफ्ट आसान होती है, तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से थोड़े कम मार्क्स हो जाते हैं। और ये सिर्फ इस एग्जामिनेशन में नहीं, बाकी एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलता है। तो अभी सोनम मेरे को ये बता दो, आप जो भी स्टूडेंट अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारी गर्ल्स प्रिपेयर कर रही हैं, इवन मैरिड गर्ल्स जिनके बेबी हो चुका है, वो वहाँ स्ट्रगल भी कर रही हैं, बिकॉज उनको घर संभालना होता है, खाना बनाना होता है, और एग्जामिनेशन की वो तैयारी भी कर रही हैं। हिंदी के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो, वो कैसे पढ़ें अभी, और टाइम मैनेज कैसे करें, टाइम कैसे निकालें, क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी, वो थोड़ा सा आप उनको बता दो। और सर उसके लिए कहूंगी, ऐसा नहीं है कि हम लोग मैंने प्रिपरेशन की थी तो खाना नहीं बनाया, क्योंकि हम लोग रूम से रहते हैं।
तो हाँ। वही टाइम बिल्कुल सुबह 11 बजे तक तो ऐसा रहता था। मेरा ये था कि मेरे को नींद पूरी चाहिए, दिन में नहीं सोना बट नींद पूरी प्रॉपर 7-8 घंटे चाहिए। रात को 11:30 बजे सोना, सुबह अपने आराम से उठ के अपना सारा काम करना, लंच टिफिन अपना जो भी था वो रेडी करके फिर 11 बजे लाइब्रेरी जाना, और फिर मैं दिन में अपना लंच जो अगर टाइम मिलता था उस टाइम कर लेती थी। फिर कंटिन्यू ऐसे कि मैंने 2 घंटे पढ़े, उसके बाद 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर पढ़ लिया, फिर किया। फिर शाम को मैं 6 बजे लाइब्रेरी से आकर अपना खाना जो बनाना होता था वो प्रॉपरली करती थी। 7:30-8 बजे तक अपने पेरेंट्स से बात करती थी। मैंने सबको, ऐसा नहीं था कि मैं सबसे कट गई, पूरी दुनिया से अलग हो गई। सब चल, इवन मेरा तो मास्टर रेगुलर गवर्नमेंट कॉलेज माता जीजाबाई इंदौर से रहा है। तो ओके। मैं साथ में कॉलेज भी रेगुलर, इवन टीचर को जब बोलने गई मैम ने सब बोला रेगुलर स्टूडेंट है। तो वहां भी की, इंटर्नशिप मेरी चल रही थी मास्टर में, रिसर्च में, तो वह वो भी की। तो साथ में फिर 7:30-8 बजे तक मैं ऐसे टाइम मैनेज कर लेती थी। फिर मैं वही अपना जो शेड्यूल होता 8:30 बजे से प्रॉपरली 9:30-10 मन लग रहा है उतना बजे, ऐसा नहीं कि फोर्सफुली नहीं, आपका अपने आप मन हो जाता है कि नहीं मुझे ये टॉपिक करना है, डन, इसके बाद मैं ये कर लूंगी, ये हो जाएगा तो आज इतना टेंशन फ्री हो जाऊंगी। सब अपने आप, बस आपके अंदर एक ललक बोलते हैं ना, ललक होनी चाहिए, पता भी नहीं चलता आपको कहाँ से टाइम आ जाता है। आप बिल्कुल। करते जाते हो करते जाते हो। संडे को भी ऐसा है कि नहीं, पढ़ना है, अपना मॉक टेस्ट देने जाती थी संडे को, थोड़ा रिवीजन किया, फिर थोड़ा टाइम निकला तो थोड़ा अपना मूवी देख लिया या सॉन्ग सुन लिया, वो सब चलता रहता था साथ में। ठीक है बट सोनम, यही थैंक है यू सो कि मच, आपने इतने अच्छे से इसका आंसर किया। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि पढ़ना है तो वो पढ़ते ही रहते हैं 10 घंटे, है ना, उसका आउटपुट नहीं निकाल पाते। मेन है आउटपुट। आप 5 घंटे पढ़ रहे हो तो 5 घंटे में कितना आउटपुट आप निकाल पाए। या मैं 2 यूनिट पढ़ रही हूँ तो 2 यूनिट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या मैं वो क्वेश्चन लगा पा रही हूँ पीवाईक्यूज में जो आए थे। तो बेसिकली आपको करना यही है, सिलेबस खत्म करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर या मॉक टेस्ट पे जंप करना है। बिकॉज मॉक टेस्ट का सोनम ने भी बताया, देखो बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए इन्होंने, है ना। तभी, क्योंकि मॉक टेस्ट से आप हैबिचुअल हो जाते हो। आपका जो पीयर प्रेशर है, आपके अदर प्रेशर जो एग्जामिनेशन में होते हैं, है ना, एकदम से कोई क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड आ जाए कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, अब इसको कैसे करें, वो सारे प्रेशर आप मॉक टेस्ट में सीख पाओगे। तो जितने मैक्सिमम मॉक टेस्ट आप दोगे उतना फायदा आपको होने वाला है। ठीक है। यस सर। ठीक है, अभी सोनम आगे क्या क्या फ्यूचर प्लान है ये बताओ थोड़ा डिस्कस करके, कि जेआरएफ निकल सर गया, अभी पीएचडी करोगे, क्या करोगे, या असिस्टेंट अब प्रोफेसर के लिए सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो अभी। अभी सर मेरी एज 21 है, करंटली 7 सितंबर को मैं 21 ही हुई हूँ। तो अरे वाह। मेरा पहले प्रिपरेशन चल रहा था कि मैं यूपीएससी एमपीपीएससी का था, बट एज ठीक है। नहीं हुई थी 21, तो मैंने सोचा ये कर लेती हूँ, ये ऑप्शनल में भी काम आ जाएगा, एमपीपीएससी में भी एक पेपर होता है, यूपीएससी में भी ऑप्शनल रख लूंगी। तो हम्म। वो तो जर्नी स्टार्ट हो गई थी, मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ तक पहुंचेगी। तो मैं भी। स्टार्ट किया धीरे। ठीक है, मैं भी यही कह रहा हूँ सोनम आपसे, क्योंकि अभी जस्ट जर्नी स्टार्ट हुई है ना, नेट आपने निकाल दिया और वो भी इतनी कम रूम में निकाल दिया है। 21 साल में नेट निकालना मतलब इम्पॉसिबल ही होता है। 21 साल में किसको नॉलेज होती है इतनी, होती नहीं है ना, ऐसे ही चल रही होती है जिंदगी, पता ही नहीं होता क्या करना होता है। बट आपने किया है, बिकॉज आप में कुछ बात है, अलग बात है। और अब आप थोड़ा ऊपर के सोचो, नेट निकल गया है, यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस का आप सोचो कि कैसे आपको कवर करना है। बिकॉज ये तो एक पड़ाव था जो आपने पार कर लिया है, और वो भी उसमें भी टॉप हासिल किया है ना। तो पहली तो बात, मैं आपको दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, आपके फैमिली को थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेट कर सो रहा हूँ। मच सर। ठीक है। और अभी फैमिली वाले कितना खुश है ये भी बता दो लास्ट में। अभी सबसे ज्यादा मम्मा, क्योंकि अच्छा। उनको था, क्योंकि पापा का ये कहना था जब तू स्टेट पीसीएस कर रही है, यूपीएससी कर रही है, क्यों डिस्ट्रैक्शन ले रही है। वो हमेशा बोलते थे एक लक्ष्य की तरफ बढ़ो, पर मेरा ये था नहीं पापा, क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मेरे को आजमाना है मैं कितने पानी में हूँ। उसके हम्म। लिए पहले मैं नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, मेरे को देखना है कि ये कर सकती हूँ तो वो होगा। क्योंकि जब मैं अपने आप को चैलेंज दे रही थी, जब 2 पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी तो आगे तो चैलेंज ही चैलेंज है। करेक्ट तो करेक्ट। सब बोलते थे कि नहीं माइंड डाइवर्ट हो जाए, मैंने डाइवर्ट बात नहीं है, करना पड़ेगा मुझे, ये देखना पड़ेगा। तो फिर हम्म। प्रिपरेशन स्टार्ट की, अभी हो गया तो मम्मी को बहुत सेटिस्फेक्शन है, पापा को भी है, पापा बोलते नहीं है आखिरकार, उन्हें ऐसा हाँ। लगता है नहीं नहीं अभी नहीं। मम्मा तो बोलती है कि तुमने जो किया अच्छा किया, बस आगे बढ़ो, अब तुम्हारा जो ड्रीम था अब तुम वो परस्यू करो। किसी को हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, पहले ऐसा रहता था डिसीजन, क्योंकि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली, रूरल एरिया से हूँ, तो ऐसा लगता था लड़की को इंदौर भेज दिया, क्या कर हम्म। रही है, 5 साल हो गए, हम्म। होगा कि नहीं होगा, बट मेरे को मौका चाहिए था, मैं प्रूव कर दूंगी, मेरे को ये भरोसा था कि एक मौका लेके प्रूव करना है इनको, नहीं अब सोनम, प्रूव कर आपने दिया।
आपने भली भांति प्रूव किया है, और आप में कुछ बात है, इसी वजह से ये निकला है। बिकॉज आपने मेहनत की है, ऐसी कोई थाली में आपको परोस के नहीं मिल गया है जेआरएफ, है ना, बहुत मेहनत की है आपने। और ये सब उन सोनम, उन सभी के स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन होगी, जो लोग वो सोचते हैं कि सर अब तो हम तो बहुत छोटे से हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। 21 साल में जेआरएफ निकालना, और सिचुएशन थोड़ी अलग थी, है ना, घर से दूर भी रह रहे थे आप, जैसे आपने बताया। तो घर से दूर रह के भी तैयारी की, और मतलब सोच नहीं पाते लोग इतना, है ना, कि कैसे करेंगे चीजें की। और जैसा डाइवर्ट भी आपने पॉइंट बोला कि डाइवर्ट वाला, कि डाइवर्ट हो जाएंगे, बट फिर भी आप अडिग रही। बिकॉज अगर अभी आप दो पेपर नहीं संभाल पाओगे तो यूपीएससी में तो ऑप्शंस भी हैं, है ना, GS 1 2 3 4 भी है, तो उनको कैसे संभालोगे। तो बिल्कुल सही बात है। Yes, अगर आप देख पा रहे हो कि आपकी परिधि में क्या क्या आ पा रहा है, आपका सर्कमफ्रेंस कितना है, आप कहाँ तक मोल्ड कर सकते हो अपने आप को, तो जरूर करो। और मैं ये समाप्त करता हूँ यहीं पे, और दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेशन सोनम आपको, और ऑल द so बेस्ट much. फ्यूचर के लिए। Thank you so है much. ना, मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से पीसीएस या फिर यूपीएससी क्रैक करो, बिकॉज वही नेक्स्ट पड़ाव है अब आपका, है ना। Yes, अब आपने नेट जेआरएफ निकाल लिया है। अगर अब सोच रहे हो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वो भी एक टारगेट आप कर सकते हो कि हाँ मैं नौकरी भी ले लूँ, स्टेबल भी हो जाऊं, सो दैट मेरे पास पैसा आना स्टार्ट भी हो जाए। बिकॉज वो भी एक हर्डल रहता है थोड़ा सा, परिवार के yes. थॉट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, हाँ, क्योंकि फैमिली भी चाहती है कि हाँ अब ये कमाना स्टार्ट करे, बिकॉज नेट जेआरएफ तो हो गया है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे रुकना मत बस, है ना, बहुत आगे बढ़ना। thank you so और much. मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और Thank हम you. जल्दी मिलेंगे। और मैं आपको इनवाइट भी कर रहा हूँ, बिकॉज 9 तारीख को आपको आई थिंक पता भी होगा, 9 नवंबर को हम पार्टी, सक्सेस पार्टी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिन्होंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, री एग्जामिनेशन को, तो वो आ भी सकते हैं ऑफिस। तो मैं इनविटेशन भी आपको अभी दे रहा हूँ कि आप Thank जरूर you आना। so much. 9 तारीख को अगर आप आ पाओ तो अड्डा 24/7 के ऑफिस गुड़गांव में आप आ सकते हो, और वहां के हम सेलिब्रेट करेंगे, और सबसे आपको मौका मिलेगा मिलने का। Thank you so much. तो लास्ट टाइम पे अब टिप, कुछ टिप्स दे दो, क्योंकि आपका तो हो गया है ना, आपने जो चीजें की, एक 5 मिनट में या 2 मिनट में आप क्रिस्प में बता दो कि अभी स्टूडेंट क्या करे, बिकॉज 2 महीने बचे हुए हैं दिसंबर के लिए बस। यस सर। बस मैं ये बोलूंगी जितनी प्रिपरेशन है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 2 महीने की नेट दिया था, आपके पास जितनी प्रिपरेशन है आप उसको कलेक्ट करो कि मैंने ये नोट्स बना दिए हैं, इतना इतना कर लिया, उसको रिवीजन करो। कंटिन्यू रिवीजन। आप ना ज्यादा सोर्सेज के पीछे भागना ही नहीं है, ये सोचना है ये है मेरे पास, इसके अलावा ना कोई बुक है ना कुछ है, बस ये बुक है, मेरे को ये पढ़नी है। और 4 बार एक बुक को 4 बार पढ़ना, 5 बार पढ़ना, 100 बुक्स के पीछे नहीं कि मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं ये पढ़ लूं, नहीं, तुम्हारा जो है तुम्हारा उसी में से आएगा, अपना फेथ स्टे रखना है। और पीवाईक्यू तो लगाने ही लगाने हैं, उसके बाद मॉक पे जाना है, और कॉन्फिडेंस कि हो सकता है, हो सकता है, और ये अपने धीरे धीरे मॉक में दिखने लगे। और एनालाइज, हर मॉक को एनालाइज करना है कि गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि अगर वही गलती आप सेम पेपर में करके आओगे ना तो रिग्रेट करोगे। मॉक में करोगे ठीक है चल गया, मॉक किसी के लिए होते हैं कि ये गलती, अगर आप वहां करके आओगे तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए मॉक देते रहे, रिवीजन करते रहे, और सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ हो जाएगा, जो हमारी डेस्टिनी, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं ना। मेरे को बस एक लाइन आती है याद, कि भाग्य ना सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। तो क्या बस बात ये है। बिलीव करना है कि होगा, जरूर होगा। नॉट टुडे बट वन डे। थैंक यू एंड सो मच बेस्ट ऑफ सोनम। लक। थैंक यू यस। सो मच सोनम, बहुत अच्छे से आपने इंस्पायर कर दिया बहुत सारे स्टूडेंट्स को। अब मेरे को लग रहा है कि वो थोड़ा लाइन में आ गए होंगे अपनी, अगर थोड़ी बहुत प्रिपरेशन भटक गए होंगे। तो हम जल्दी मिलते हैं 9 तारीख को, मैं इनवाइट कर रहा हूँ आपको, तो प्लीज जरूर आना, है ना, फेस टू फेस जरूर मिलेंगे, और आपको सबसे मिलने का मौका भी मिलेगा। तो थैंक थैंक यू यू सर। सोनम, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद मी, एंड बाय बाय, टेक थैंक केयर। यू सो मच। थैंक यू।